एक समय की बात है, एक गांव में राजनाथ अपनी पत्नी इंदिरा और अपनी 15 साल की बेटी नंदिनी के साथ रहा करता था। राजनाथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। ऑफिस की मीटिंग के लिए राजनाथ वैष्णो देवी गया हुआ था, लेकिन अचानक राजनाथ की बस एक खाई में गिर जाती है, जिस कारण से बस का कोई अता पता नहीं होता। जब इन सब की खबर टीवी पर दिखाई जाती है तो राजनाथ की बहन रूबी अपने पति पवन के साथ अपने भाई के घर आती है और अपनी भाभी को बोलती है, भाभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे कहा जा रहा है कि लाश का कोई भी अता पता नहीं है। अब तो हमें भैया की मौत का शोक मना लेना चाहिए। सही कह रही हो दीदी तुम, कितने दिन हो गए एक्सीडेंट को, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। मैंने इनके टीम मेंबर से बात करी थी, वो सब कह रहे हैं कि राजनाथ अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरा दिल अभी भी मानता है कि वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। भला जिम्मेदारी है उनके ऊपर हमारी। मेरी बेटी कब से अपने पिता की राह देख रही है, मैं उसको क्या जवाब दूं? देखो इंदिरा, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और अपनी बेटी को भी, और समझाना होगा कि अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। जिंदगी में आगे बढ़ो, जो पीछे हो चुका है उसे छोड़ दो। इंदिरा और उसकी बेटी नंदिनी बहुत फूट फूट कर रोती है। ऐसे ही पूरा एक महीना शोक में गुजर जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूबी अपने भाई का काम संभाल लेती है और एक दिन अपने पति से बोलती है, आपको तो पता है ना भैया कितना ज्यादा बनते थे अपने बिजनेस के ऊपर। अभी देखो मैंने उनकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस सब कुछ अपने नाम कर दिया है। भला मैं उनकी बहन हूँ, पहला हक तो मेरा ही है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? भाभी को कितना विश्वास है तुम्हारे ऊपर, और तुमने उनके साथ क्या किया? अब उन लोगों का क्या होगा? अरे तो कौन सा मैं उन्हें घर से निकाल रही हूँ, घर में रहकर हम लोगों का वो ख्याल रखेंगी। वैसे भी जिम्मेदारी तो हमें उठानी ही थी। अब हमने प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है और बिजनेस भी। बड़े होने पर नंदिनी की शादी करनी है, उसकी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना पड़ेगा। इन सब के लिए तो पैसे चाहिए ना। तो बताओ मैंने सही किया ना? हाँ तुम सही कह रही हो। हम कौन सा अमीर है, तुमने इनका घर बार और बिजनेस संभाल लिया वही काफी है। लेकिन अगर ये सब कुछ इंदिरा को पता चला तो वो क्या बोलेगी? अरे कौन सा मैं उसे जाकर बता रही हूँ, मैं उसे इन सब चीजों का पता ही नहीं लगने दूंगी। रूबी का पति रूबी को किसी चीज के लिए नहीं रोकता था। रूबी बड़ी चालाकी से इंदिरा को घर के एक कमरे में शिफ्ट कर देती है। देखो भाभी, तुम्हें भैया के जाने का सदमा अभी भी लगा हुआ है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम बिजनेस संभालो और उसमें नुकसान हो जाए। इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए और आराम से घर पर रहिए। जब तक मैं हूँ आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। और रही बात पहले की तरह सब कुछ ठीक होने की, तो आप मेरा विश्वास मानिए, मैं आपके बिजनेस को बहुत ही ऊंचे लेवल पर लेकर जाऊंगी। बस आप यहाँ घर पर रहकर सब कुछ संभाल लेना। आप घर के काम संभाल लेंगी तो आपको भैया की याद नहीं आएगी और आप पहले की तरह बिल्कुल सही हो जाएंगी। सचमुच दीदी, मुझ पर आपका बहुत एहसान रहेगा जो आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। आप फिक्र ना करें, मैं जल्द ही सब कुछ संभाल लूंगी। रूबी वहाँ से चली जाती है। इंदिरा गृहस्थी को ही अपना जीवन मान लेती है और घर के काम काज करना शुरू कर देती है। वो सुबह सुबह उठकर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती, वापस आकर सबके लिए नाश्ता बनाती, झाड़ू पोछा कपड़े आदि सारे काम करती। इसी में उसका पूरा दिन निकल जाता था। धीरे धीरे करके इंदिरा पहले की तरह ठीक हो रही थी। उसे कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारियां लगती थी कि उसे अब अपने पति का बिजनेस संभाल लेना चाहिए। इसीलिए वो एक दिन अपने पति के ऑफिस में जाती है और बोलती है, दीदी अब मैं पहले की तरह ठीक हो गई हूँ और मुझे अपने पति के बिजनेस को आगे लेकर जाना है। इसीलिए आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और वापस अपने घर चली जाइए। मैं अपना बिजनेस अपने आप देख लूंगी। भाभी ये आप क्या बोल रही हैं? आपको पता नहीं है क्या, मैं भैया की बहन हूँ और फिर भैया के जाने के बाद तो ये सब कुछ मेरा हुआ, तो आप किस मुंह के साथ यहाँ पर आ गई? रूबी तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा बिजनेस, मैंने तो तुम पर अपना समझकर भरोसा किया, लेकिन तुमने तो मेरे साथ धोखा कर दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने एक विधवा औरत के साथ धोखा किया है, याद रखना। भगवान जी तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। अच्छा तो तुम मुझे सजा दिलवाओगी? चलो मैं भी देखती हूँ मुझे कौन सी सजा मिलती है। इंदिरा वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपना सारा सामान पैक करने लगती है। तभी उसकी बेटी नंदिनी स्कूल से घर आ जाती है और बोलती है, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम पापा के पास जा रहे हैं? नहीं बेटा, हम पापा के पास नहीं जा रहे हैं, हम तो ये घर छोड़कर नए घर में जा रहे हैं। लेकिन माँ हम इस घर को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बेटा तुम्हें तो पता है ना, कितने दिनों से हम लोगों को बचा कुचा और बासी खाना मिल रहा है। पहले मुझे लगता था कोई बात नहीं, बासी खाना है तो क्या हुआ, खाना खराब तो नहीं हुआ है, इसीलिए खा लेते हैं। लेकिन मुझे आज पता चला
कि सचमुच रूबी दीदी बहुत ही चालाक और चंट है। उन्होंने हमारे साथ धोखा करके हमारी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस सब कुछ अपने नाम कर लिया है, इसलिए अब हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। लेकिन माँ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, इसीलिए हमारे दुख वाले दिन हैं। बस तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। अगर तू पढ़ लिख जाएगी तो हमारे पहले वाले दिन वापस आ जाएंगे। इंदिरा अपनी बेटी नंदिनी को सब कुछ समझा देती है, जिसके बाद इंदिरा अपने कुछ गहने बेचकर थोड़े बहुत पैसे ले आती है और फिर अपना सारा सामान बांधकर अपने नए किराए के घर में चली जाती है। ऐसे ही थोड़े दिनों तक तो जैसे तैसे इंदिरा और नंदिनी की रोटी चलती है। इंदिरा को एक छोटे से घर में रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो शुरू से ही एक अच्छे घर में रहती थी, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं थी। किराए के घर में इंदिरा को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लानी पड़ती और फिर चूल्हे पर खाना भी बनाना होता। उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन हो गई थी, लेकिन फिर भी इंदिरा हार नहीं मानती है। वो बहुत जगह काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता, जिस कारण से वो बहुत निराश हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कहां से अपनी बेटी को खाना खिलाऊं? मुझे तो कोई काम भी नहीं मिल रहा। भगवान जी, अब आप ही मेरी मदद करिए। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। जैसे आपने मुझे ये रास्ता दिखाया है, आगे भी आप मुझे ही रास्ता दिखाएंगे। इंदिरा अपने आप से ऐसे बोल रही थी कि तभी उसको आइडिया आता है, क्यों ना मैं जंगल में जाकर कुछ फल ले आऊं, इससे हमारा पेट आराम से भर जाएगा। इतना सोचकर इंदिरा जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद इंदिरा को एक आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पेड़ से इंदिरा नीचे वाली डाल से मीठे मीठे आम तोड़ लेती है। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुम आम तोड़ रही हो? 2-4 आम मेरे लिए भी तोड़ देना। ठीक है बाबा जी। लेकिन जैसे ही इंदिरा पेड़ की तरफ देखती है तो सारे मीठे आम ऊपर वाली डाली पर थे। नीचे वाली डाली से उसने सारे मीठे आम तोड़ लिए थे, जो कि 4-5 ही थे। वो देखती है कि साधु बाबा बहुत थके हुए हैं और पसीने से लथपथ हैं, इसलिए इंदिरा सारे आम साधु बाबा को खाने के लिए दे देती है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे, तेरे घर में खाने की कोई कमी न रहे। भगवान करे ऐसा ही हो। आपके मुंह में सरस्वती बैठी हो। मेरी इकलौती बेटी घर पर भूखी बैठी है, मैं उसी के लिए यहाँ पर आम तोड़ने आई थी बाबा। जब इंदिरा ने ऐसा बोला तो साधु बाबा बोलते हैं, तो बेटा, फिर तुमने मुझे अपने आम क्यों दे दिए? तुम अपनी बेटी को खिलाती। कोई बात नहीं बाबा जी, मेरी बेटी तो भूख बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन आप तो बूढ़े हैं ना, आप कैसे भूख बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए मैंने आपको आम दे दिए। इतना बोलते ही वो साधु बाबा एक जादूगर के रूप में बदल जाते हैं। इंदिरा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। मैं एक जादूगर हूँ। मैं एक अच्छे और नेक व्यक्ति की मदद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। इतना बोलकर वो जादूगर एक जादुई बर्तन प्रकट करता है और इंदिरा को देते हुए बोलता है, इंदिरा, ये लो, ये एक जादुई बर्तन है। तुम्हें जब भी खाने की जरूरत हो, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाना। जो कुछ भी खाना हो वो बोल देना। तुम्हारे बोलते ही इस जादुई बर्तन में खाना प्रकट हो जाएगा। खाना निकालने के बाद तुम्हें ये बर्तन उल्टा करना होगा, नहीं तो इसमें खाना बनता ही रहेगा। इंदिरा बहुत खुश हो जाती है और जादूगर जी को धन्यवाद करती है। जाओ इंदिरा, अब तुम घर जाओ, खुद भी खाना खाओ और अपनी बेटी को भी खाना खिलाओ। इंदिरा जादुई बर्तन को लेकर अपने घर चली आती है और घर आकर जादुई बर्तन के सामने हाथ जोड़कर और आंख बंद करके खड़ी हो जाती है और बोलती है, हे जादुई बर्तन, मुझे खाने के लिए शाही पनीर और चावल दे दीजिए। इतना बोलते ही जादुई बर्तन में खाना प्रकट हो जाता है। ये देख इंदिरा बहुत खुश होती है। वहीं नंदिनी तो हैरान हो जाती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी आराम से खाना खाते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। खाना खाने के बाद नंदिनी बोलती है, सचमुच माँ, मैंने इससे पहले कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार जादुई बर्तन से भी हम खाना मांग सकते हैं। हाँ मेरी प्यारी बेटी, ये बर्तन जादुई है। ये बर्तन मुझे जंगल में एक जादूगर ने दिया था। ये हम दोनों को खाने के लिए खाना देगा, लेकिन हाँ, तुम इससे कभी भी शरारत करने की कोशिश मत करना, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। और हाँ, इस बर्तन के बारे में कभी भी किसी को मत बताना। ठीक है माँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जादुई बर्तन की मदद से अब इंदिरा को खाने की कोई चिंता नहीं रहती है। उस बर्तन से वो गरीब और अनाथ लोगों को भी भोजन बांटती है। धीरे धीरे करके अनाथ लोगों की मदद से इंदिरा अपना एक ढाबा खोल लेती है। इस तरह इंदिरा एक कमरे में जादुई बर्तन की मदद से बहुत सारा खाना बोलती और उसके सामने प्रकट हो जाता। धीरे धीरे करके उसका ढाबा जोरों शोरों से चलने लगता है, क्योंकि खाना इतना टेस्टी होता है कि लोग खाने की तरफ खींचे चले आते थे। कुछ अनाथ लोगों को इंदिरा अपने साथ काम पर रख देती है। इसके बाद अनाथ लोगों की हालत भी काफी सुधर जाती है और इंदिरा भी पहले से बेहतर हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी बेटी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। इंदिरा अपने लिए एक अच्छा सा घर ले लेती है और अपने ढाबे को
एक नया लुक देती है। इसी तरह उसके ढाबे पर 24 घंटे भीड़ लगी रहती है और उसका व्यापार चल पड़ता है। इसके बाद वो हंसी खुशी अपनी बेटी के साथ अपना जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।